हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और क्या हाल चाल है आप सभी? आशा करते हैं सारे बहुत मस्त होंगे। तो क्लास 12th की बायोलॉजी की यूनिट जेनेटिक्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 16 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हमारा 17वां लेक्चर है जेनेटिक्स का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हमने आपसे पिछले क्लास में ये बताया था कि ये हमारा नया सेक्शन अब से चालू होने वाला है, जिसमें हम क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज और कई सारी चीज़ें आगे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, मेंडल ने बहुत सारे काम किए अपने समय में, और उन कामों के आधार पर उन्होंने कई लॉज भी दिए, जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ या फिर प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। तो ऐसे कई सारे लॉज थे जो मेंडल ने बनाए। किसके आधार पर? जो उन्होंने काम किया था उसके आधार पर। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों को अपने इन कामों के बारे में समझाने में असमर्थ रह गए। इसी वजह से उनके जीते जी ये काम क्या नहीं हो पाए, डिस्कवर नहीं हो पाए। लेकिन उनके मरने के कुछ सालों के बाद, 10 साल 15 साल के बाद, लगभग 1900 शताब्दी में, 1900 सेंचुरी में उनके काम को रीडिस्कवर किया गया। किसने रीडिस्कवर किया? 3 साइंटिस्ट ने, ह्यूगी डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस एंड टी.एस.ए. मार्क्स। तो इन्होंने मिलकर इनके काम को फिर से रीडिस्कवर किया। अच्छा, एक बात सोचिए, 1900 सेंचुरी में मेंडल के काम को फिर से डिस्कवर किया। इसका मतलब क्या है? अब मेंडल ने जो नियम बनाए, जो कानून बनाए, वो अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहे हैं। अगर मेंडल के नियम, मेंडल के कानून, मेंडल के जो लॉज थे इनहेरिटेंस के, कैसे कोई कैरेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है, इस पे उन्होंने जो काम किया था, वो कब? 1900 सेंचुरी में। वो 1900 सेंचुरी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 1900 में, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, में मेंडल के, में मेंडल, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दो ना, 1900 मेंडल्स वर्क वॉज रिडिस्कवर्ड। ये बात तो सही है, वर्क वॉज रिडिस्कवर्ड। ठीक है सर, रिडिस्कवर्ड, मेंडल के काम को फिर से खोजा गया। अच्छा जी, तो इससे क्या फायदा हुआ? मेंडल के काम को फिर से खोजने से क्या फायदा हुआ, समझाता हूं। देखिए आपको जरा, देखिए 1900 शताब्दी के आसपास मेंडल के काम को फिर से खोजा गया, तो क्या फायदा हुआ? अब 1900 सेंचुरी के आसपास लोग क्या जानना चालू कर दिए थे। मतलब लोग तो अभी नहीं जानेंगे, लेकिन जो साइंटिस्ट वगैरह थे, जो इन सारी चीजों पर स्टडी कर रहे थे कि कैसे कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, तो वो सारे साइंटिस्टों का जो क्रू था, उनको कहीं ना कहीं ये पता लग गया कि मेंडल नाम का कोई साइंटिस्ट है जिसने ये खोज की है कि कैरेक्टर कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने वो सारी खोज की है। तो अब लोग किसके बारे में जानने लगे थे? पीपल started to know how characters transfers from one generation to other। ये बात समझ गए क्या? कि अब लोग ये जानने लगे थे कि कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। और मेंडल ये बता के गए थे कि कैरेक्टर ट्रांसमिशन की जो यूनिट होती है उसको जीन कहते हैं। एक्चुअली मेंडल ने इसको फैक्टर कहा था, बाद में इसको जीन कह दिया गया। लेकिन मेंडल ने क्या बोला था कि कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, उनके ट्रांसफर होने की जो यूनिट है, मतलब जिसकी वजह से वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा पाते हैं, वो यूनिट क्या है? जीन है। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल बता के गए थे, वो क्या थी? जीन थी। इनहेरिटेंस मेंडल बता के गए थे, जीन कह लो या फिर फैक्टर कह लो। ठीक है, मेंडल के समय की बात कर रहे हैं तो फैक्टर लिख देते हैं। ठीक है, मेंडल ने क्या बोला कि साहब, जो इनहेरिटेंस की आप बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर के जाने की, वो किसकी वजह से होता है? इन फैक्टर्स की वजह से होता है। ठीक है साहब, मेंडल ने ये सारे काम कर दिए थे। अब एक बात जरा सोचिए, समय हो चुका है 1900 शताब्दी, जो साइंटिस्ट हैं उनको ये पता चल चुका है कि फैक्टर जैसी कोई चीज है जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए जिम्मेदार बताई जा रही है। तो क्या साइंटिस्ट को यह जानने में इंटरेस्ट नहीं रहा होगा क्या कि ये फैक्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये आखिर हमारे ह्यूमन बॉडी में, या फिर लिविंग बीइंग में, या फिर किसी भी जीवित मनुष्य में, जीवित ऑर्गेनिज्म में कहां पाया जाता है? मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से। मेंडल ने यह तो बता दिया कि साहब, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई भी गुण, कोई भी कैरेक्टर अगर जाते हैं तो वो किसकी वजह से जाते हैं? फैक्टर्स की वजह से जाते हैं। लेकिन मेंडल ने यह नहीं बताया कि ये फैक्टर्स कहां पाए जाते हैं। और जब मेंडल ये बातें अपने जीवित रहते हुए किसी से करते थे, तो वो भी उनसे यही सवाल पूछा करते थे कि साहब, आप जिन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं
वो फैक्टर्स आखिर पाए कहाँ जाते हैं, जिसका जवाब मेंडल के खुद के पास नहीं था, क्योंकि उनको ये चीजें पता नहीं थी। एक्चुअली इस वजह से नहीं पता थी क्योंकि उस समय तक क्रोमोसोम जैसे किसी भी बॉडी की खोज नहीं हुई थी। मतलब मेंडल को कुछ नहीं पता था कि क्रोमोसोम जैसी कोई चीज होती है। बिना क्रोमोसोम की डिस्कवरी के मेंडल को यह आइडिया हो चुका था कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाता है, जिसको उन्होंने फैक्टर कह दिया था। और जब क्रोमोसोम डिस्कवर हो गया तो हम उसी फैक्टर को जीन कहने लगे थे। अब मेरी बात आप जरा ध्यान से सुनिएगा। तो अब यह प्रश्न उठने लगा कि साहब ये फैक्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसकी खोज हुई। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1900 से 1902 या फिर 5 कह देता हूं, इसके बीच में एक डेंस बॉडी स्कैन हुई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहते हैं। इसी एरा के दौरान क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो गई। मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से। अभी समय चल रहा था 1900। ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस, टी आइजे मार्क्स ने क्या डिस्कवर किया, मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया। ठीक है, उसमें यह बताया गया कि फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं कैरेक्टर ले जाने के लिए। उसी समय के दौरान 1900 से 1905 के दौरान एक डेंस स्ट्रक्चर खोजा गया, जिसको हमने क्या बोल दिया, क्रोमोसोम बोल दिया गया। क्रोमोसोम जैसा कोई स्ट्रक्चर पाया गया, किसमें, ह्यूमन के बॉडी में, ह्यूमन के सेल में। एक सेल की बात की जा रही है। तो ह्यूमन के सेल में एक डेंस स्ट्रक्चर पाया गया, जिसको क्या कहा गया, क्रोमोसोम। अब कहीं ना कहीं वो समय आ चुका था जब क्रोमोसोम और फैक्टर या फिर जीन को लिंक कर दिया जाए। क्योंकि समय क्या चल रहा है, देखिए 1900 में आपने मेंडल के काम को डिस्कवर किया, किसकी बात की जा रही है, फैक्टर्स की। और उसी इरा के दौरान क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हो गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब यह बात साबित की जा सकती है कि क्रोमोसोम और जीन में कुछ ना कुछ रिलेशन है, क्योंकि क्रोमोसोम और जीन दोनों एक साथ। देखिए अब लोग जीन के बारे में तो जानने लगे हैं, एक्चुअली जीन नहीं, फैक्टर कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि उस समय फैक्टर ही लोग जानते थे। तो फैक्टर्स के बारे में लोग जानने लगे थे। अब ये फैक्टर्स कहां पाए जाते हैं, अब आज के दिन पे तो हम जानते हैं ये फैक्टर्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और क्रोमोसोम में मौजूद जो डीएनए है उस पे पाए जाते हैं। लेकिन उस दौरान तो नहीं जानते थे। लेकिन क्यों नहीं जानते थे, क्योंकि क्रोमोसोम खोजा ही नहीं गया था। लेकिन उसी एरा के दौरान अगर क्रोमोसोम खोज दिया गया, जब मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया, तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं क्या कि जब क्रोमोसोम का खोज हो गया, जब फैक्टर जैसी किसी चीज की जानकारी मिल गई, तो क्या इस फैक्टर और इस क्रोमोसोम को लिंक किया जा सकता है क्या। एक प्रश्न बार बार उठ ही रहा था कि बताइए ये फैक्टर कहां पाया जाता है, बताइए ये फैक्टर कहां पाया जाता है। तो इस फैक्टर को कहां पाया जाता है, इसी की खोज में लोग लग गए। और आज जो हम जानते हैं कि ये फैक्टर या फिर ये जीन क्रोमोसोम पर मौजूद डीएनए का स्पेशल सेगमेंट होता है, ये कैसे पता चला होगा, ये उसी इरा के दौरान जब क्रोमोसोम और फैक्टर को लिंक किया गया होगा, तब ये मालूम चला होगा कि क्रोमोसोम के ऊपर ही डीएनए पाया जाता है या फिर आरएनए पाया जाता है। जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसी के ऊपर ये फैक्टर या फिर ये जीन्स पाए जाते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है क्या कि यही वो समय है या फिर यही वो सुटेबल टाइम है जब आप ये बता सकें कि कोई भी फैक्टर जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार होता है वो कहां पाया जाता है। और इसी समय के आसपास दो साइंटिस्ट, सटन एंड बोवेरी, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इसी समय के आसपास, इन दिस टाइम पीरियड, क्योंकि इस टाइम पीरियड में एक चीज की बड़ी तेजी से स्टडी हो रही थी। साहब क्रोमोसोम डिस्कवर हो चुका है, साहब फैक्टर डिस्कवर हो चुका है, तो ये क्यों नहीं पता चल रहा है कि फैक्टर पाया कहां जाता है। तो इसी टाइम पीरियड के दौरान हर साइंटिस्ट इस बात में लगा था कि बता दूं कि फैक्टर, आखिर जिस फैक्टर की मेंडल बात कर रहे हैं वो पाया कहां जा रहा है। तो इसी टाइम पीरियड में दो साइंटिस्ट, इन दिस टाइम पीरियड दो साइंटिस्ट, कौन, सटन एंड बोवेरी, इन्होंने सबसे पहली बार यह बताया कि एक्चुअली जो क्वेश्चन उठ रहा है कि फैक्टर कहां पाया जाता है वो हम बता दें। सटन एंड बोवेरी ने जो क्वेश्चन उठ रहा था कि फैक्टर्स कहां पाए जाते हैं उसको बताने का प्रयास किया। ठीक है जी, अब एक बात सुनिएगा जरा, सटन एंड बोवेरी ने क्या बताने का प्रयास किया कि फैक्टर्स कहां पाए जाते हैं, और इसी के आधार पर इन्होंने एक थियरी दी। एक क्या दी, थियरी, जिसको क्या कहा गया, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इस क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस की आत्मा क्या थी, बेसिक क्या था, कि यह बताने का बेसिक था इसका कि बता देता हूं कि फैक्टर्स या फिर जीन कहां पर पाए जाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी सेल में। तो इसकी जो आत्मा थी वो क्या थी इस थियरी की, दिस थियरी केम इनटू एक्शन टू
टेल और डिस्क्राइब दैट वेयर दीज फैक्टर्स, जिसको हम जीन्स भी कहते हैं, फैक्टर्स या फिर जीन्स, आर प्रेजेंट इन अ सेल या फिर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो थियरी थी क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, आखिर जिसको सटन एंड बोवरी ने दिया वो आई क्यों? वो इस वजह से एक्शन में आई क्योंकि वो थियरी ये बता रही थी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी भी सेल में फैक्टर्स या फिर जीन्स कहां पाए जाते हैं, और यही इसकी आत्मा थी। इस थियरी को लाने का मेन काम यही था ये जानना कि फैक्टर्स या फिर जीन कहां पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक फटाफट नोट करो, यहां तक नोट करो, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो, ताकि मैं बता सकूं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में अब मैं क्या बताने जा रहा हूं कि फैक्टर्स या फिर जीन कहां पाए जाते हैं। ठीक है, चलो रब कर दूं क्या? चलो अब देखो जरा, अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो कि किसने दिया था? सटन एंड बोवरी ने दिया था। उन्होंने क्या बताना चालू किया, मैं यहां पर लिख देता हूं, नहीं तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय सटन एंड बोवेरी, इन्होंने मिलकर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देने का काम किया। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट, और किस एरा के आसपास किए थे ये आपको अंदाज लग ही गया है। चलो अब देखो जरा, मेरी बात को सुनना ध्यान से। अब ये थ्योरी बताने का क्या काम कर रही है, बस उसी बात को समझेंगे तो ये थ्योरी बड़ी ही आसान सी थ्योरी है। देखिए, हम ये जानते हैं कि मेंडल ने जितने क्रॉस किए उसमें उन्होंने क्या बनाया? गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेंडल के हर क्रॉस में ये देखने को मिल ही रहा था, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन कर रहे थे तो क्या बनता था? जाइगोट। और जाइगोट की हम लोग क्या कराते थे? सेल्फिंग। और क्या बनाता? ये जाइगोट कैसा था? F1 जनरेशन, और इसी की सेल्फिंग करा के हम लोग क्या बनवा लेते थे? F2 जनरेशन। मेंडल के क्रॉसेस में हम यही करते हुए दिख रहे होंगे हर जगह, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, हर क्रॉस में यही है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हम अगले जनरेशन की बात कर रहे हैं, ये गैमेट अगर हम आपको बताएं तो जैसे सोचिएगा जरा, जिस मेल और फीमेल गैमेट की आप बात कर रहे हैं ये दो अलग अलग पेरेंट्स से आए होंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये पेरेंट्स थे तो ये एक जनरेशन है। ठीक है, ये एक जनरेशन है, मतलब इसको मैं F1 F2 से नहीं लिंक कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जैसे ये कोई एक जनरेशन, एक पीढ़ी है जो चल रही है। ठीक है, जब उस पीढ़ी में क्रॉस हुआ तो एक नई पीढ़ी का मतलब एक नई पीढ़ी काम में आई, एक नई पीढ़ी जन्म ली जो यहाँ पे जाइगोट है। ये क्या है? ये अगली जनरेशन है, ये नेक्स्ट जनरेशन आई इस पीढ़ी के बाद, पेरेंट वाली पीढ़ी के बाद ये क्या है? ये नेक्स्ट जनरेशन है, जिसको हमने F1 भी कहा है। तो आप सुनिएगा जरा ध्यान से, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हम लोग गए, ये पहला जनरेशन था, उससे ये जो जाइगोट बना ये बड़ा होगा, बच्चा बनेगा, तो ये क्या है? ये दूसरी जनरेशन है। अब सुनिए मेरी बात जरा ध्यान से, इन पेरेंट्स से इस नेक्स्ट जनरेशन में क्या ट्रांसफर होने हैं? कैरेक्टर्स ट्रांसफर होने हैं। इसी की बात तो हम कर रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या ट्रांसफर होते हैं? कैरेक्टर्स। अब मेंडल ने ये तो बता दिया था कि ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं किसकी वजह से? जीन, या फिर मेंडल ने तो फैक्टर कहा था, आज हम जीन जानते हैं। तो एक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का जो बेसिक काम है वो किसका है? जीन या फिर फैक्टर का है। ये बात तो मेंडल ने बता दी थी। अब इसी बात को समझाना है कि बताइए ये जीन या फिर फैक्टर्स कहां पाए जाते हैं। एक बात सुनिएगा, दो पेरेंट्स थे जिसने एक नई ऑफस्प्रिंग बनाई, उन दोनों पेरेंट्स से आया क्या? गैमेट्स। तो सोचिएगा, जो नई जनरेशन बनी, नेक्स्ट जनरेशन, जाइगोट, इसमें आया क्या है दोनों पेरेंट्स का? पहले वाली जनरेशन का क्या आया है? गैमीट आया है। तो कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर बनाने का फैक्टर या फिर जीन पाया जा रहा होगा वो इन्हीं गैमीट्स पर पाया जा रहा हो, क्योंकि एक्चुअली में जो नई वाली जनरेशन बन रही है उसमें आ तो ये गैमीट्स ही रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा यही है कि कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर बनाने के ये फैक्टर्स थे, ये जीन्स थे, वो कहां पाए जा रहे होंगे? गैमीट्स पर पाए जा रहे होंगे। ये सबसे बड़ी यूनिट है, मतलब गैमीट्स जो है वो सबसे, अभी तो गैमीट्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें जहां पे ये पाए जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो कहते हैं कि जो सबसे वास्ट है, जहां पर मैं ये बता सकता हूं, जो सबसे बड़ा चीज है जहां पर मैं बता दूं कि जीन्स कहां पाए जाते हैं, वो है गैमेट्स। ठीक है, अब देखिए जरा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बताती है कि गैमेट्स कैरी द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। गैमेट्स कैरी द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है जो अगली जनरेशन में जाने वाली है, उसको कौन लिया होता है? गैमेट्स।
गैमेट्स कैरी द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर्स इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में इन कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये गैमेट्स जिम्मेदार हैं। ठीक है जी, इस बात को समझ गए। चलिए अब एक चीज देखो, अब ये गैमेट्स पे कहां पाए जाएंगे जीन, उस चीज को अब हमको समझना है। ठीक है, गैमेट्स क्या है? एक सेल है, एक हेप्लॉइड सेल है। जैसे मेल में, अगर ह्यूमन की बात करो तो मेल में स्पर्म एक गैमेट है और फीमेल में ओवम एक गैमेट है। तो ये जो स्पर्म और ओवम है ये क्या है? एक सेल है। तो अब मैं बात करता हूं कि गैमेट के अंदर कहां ये पाए जाते हैं। तो अब मैं क्या बताने वाला हूं, वेयर दीज फैक्टर्स और जीन्स आर फाउंड। मैं अब इस बात को थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं कि ये फैक्टर्स और जीन्स कहां पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, गैमेट्स जिसको आपने पढ़ा, ध्यान से समझिए, गैमेट्स क्या है? एक हेप्लॉइड सेल है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगली जनरेशन में जो कैरेक्टर्स जाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इन गैमेट्स से ही जाएंगे। अब आप सुनिएगा, गैमेट्स में क्या था? ये जीन्स थे। अब मुझे नहीं पता है गैमेट में किस जगह ये जीन है, अगली चीज बताता हूं। देखिए, गैमेट क्या है? एक हेप्लॉइड सेल है। उसके अंदर क्या होगा? जैसे मान लेते हैं मैं स्पर्म की सेल बनाता हूं, तो मैं एक सेल की तरह इसको दिखाता हूं। तो उसके अंदर क्या होगा? स्पर्म होगा, उसका कुछ साइटोप्लाज्म होगा, उसका कुछ साइटोप्लाज्म होगा, और कहीं कहीं ये बीच में क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जिसमें क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो स्पर्म की अगर ये सेल मानूं तो उसमें क्या होगा? ये साइटोप्लाज्म है और ये क्या है? ये अपना न्यूक्लियस। अब आप इसको स्पर्म की मान लो, चाहो ओवम की मान लो, होगा तो दोनों में। हाँ, ये बात अलग है कि ओवम का पूरा सेल आता है और स्पर्म का केवल और केवल न्यूक्लियस अगली जनरेशन में जाता है, लेकिन होगा तो दोनों का फ्यूजन जब हो रहा होगा, मतलब अगर गैमेट टेबल पर बात करें तो दोनों के पास ये चीजें होंगी, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है जी, अब आप बताइए गैमेट में क्या है? गैमेट तो एक सेल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। अगर ये जीन्स गैमेट में पाए जा रहे हैं तो या तो साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे होंगे या तो न्यूक्लियस में पाए जा रहे होंगे। अगर आप पिछले वाले वीडियो पर रिफर करें तो आपको यह पता चलेगा कि न्यूक्लियस में ही 99.9% जीन्स पाए जाते हैं कैरेक्टर्स को बनाने के लिए। 1% जीन किस में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि उसके बाद जब धीरे धीरे स्टडीज हुई तब हमको जाकर के ये पता चला कि गैमेट्स में न्यूक्लियस के अंदर ये जीन्स पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, जो फैक्टर की बात मेंडल कर रहे थे जीन्स की, जिसको हम लोग आज जीन्स कहते हैं, वो गैमेट्स में कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, अब जरा न्यूक्लियस को देखते हैं। ये क्या है? मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है। ठीक है, मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है। आज हमको ये पता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? डेंसली स्टेन्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं, इस बात को पता है कि नहीं आपको? ठीक है, इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस के अंदर ये है क्रोमोसोम्स। एक्चुअली एक थ्रेड होता है जो फैला हुआ होता है, जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। जब सेल को डिवाइड करके अगली जनरेशन में जाना होता है तो वो जो क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। तो अभी आप क्रोमोसोम जानिए कि न्यूक्लियस के अंदर ये क्या पड़ा हुआ है? क्रोमोसोम्स। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, तो न्यूक्लियस के अंदर किस पार्ट में जीन्स पाए जा रहे होंगे? क्रोमोसोम्स में। किस पार्ट में? क्रोमोसोम्स में। मैं आपको यही सेगमेंट बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे कैसे हमने ये जाना कि जीन्स कहां पाए जाते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है क्या कि गैमेट्स में जीन्स पाए जाएंगे, अगली जनरेशन में जो ट्रांसफर होने वाले हैं गैमेट्स के न्यूक्लियस में पाए जाएंगे, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में पाए जाएंगे। अच्छा, अब ये क्रोमोसोम को तो हमने देख लिया, अब आओ एक एक क्रोमोसोम को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। क्रोमोसोम को जरा देखिए, चलो इसको नहीं ऐसे दिखाता हूं, टेट्राएड वालों को। ठीक है, अब देखो ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए जरा क्रोमोसोम, ये मान लो ये हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम है। मैं इसको ऐसे अगर नॉर्मल दिखाऊं जैसे हमने अभी तक आपको समझाया तो ऐसे दिखाता हूं। देखो ये क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम पर जीन कहां पाया जा रहा होगा उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए इस क्रोमोसोम पर पाया जाता है ये डीएनए या फिर आरएनए, जो भी जेनेटिक मटेरियल किसी ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा हो। देखिए जरा ध्यान से, क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए या फिर आरएनए, जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल हो। मैं डीएनए मानता हूं, ठीक है, मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा हूं तो डीएनए को देखता हूं। देखो अब डीएनए के स्पेसिफिक कुछ सेगमेंट्स होते हैं
जो कि क्या बनाते हैं, ये mRNA और प्रोटीन बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं ये वाला सेगमेंट mRNA और प्रोटीन बना रहा था, ये वाला नहीं बना रहा था, फिर नीचे वाला बना रहा था, फिर इसके नीचे वाला भी बना रहा था, फिर ये वाला नहीं बना रहा था। तो जो सेगमेंट ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, ये तीन के तीनों सेगमेंट क्या बनाएंगे, mRNA, ये क्या बनाएंगे, mRNA एंड प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे। तो आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, गैमेट्स ये रहे, गैमेट्स के अंदर न्यूक्लियस में हम ये जानते हैं कि जीन्स पाए जाते हैं, आगे न्यूक्लियस तक। न्यूक्लियस में हमने क्या खोजा, क्रोमोसोम खोजा, तो हम ये बताने में काबिल हुए कि क्रोमोसोम पर ये जीन्स पाए जाते हैं। जब हम क्रोमोसोम की स्टडी करने लगे तो क्रोमोसोम के अंदर हमको क्या दिखा, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या फिर आरएनए। और जब हमने इसकी डीपली स्टडी की तो हमको ये पता चला कि जो हमारा डीएनए का कुछ सेगमेंट होता है, कुछ सेगमेंट डीएनए, कंप्लीट डीएनए एमआरएनए एंड प्रोटीन नहीं बनाता, कुछ सेगमेंट डीएनए का एमआरएनए एंड प्रोटीन बनाता है। और फाइनली हमने उसी को नाम दे दिया था जीन या फिर फैक्टर। जैसे जैसे स्टडीज आगे बढ़ी वैसे वैसे हमको ये चीजें पता चली है। तो आप सोचिएगा जरा ध्यान से, मैं इसको मिटा दूं, किसी को लिखना होगा तो आप लिख भी लीजिएगा। देखिए जरा ध्यान से, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो आप एक बात सोचिए जरा, फैक्टर्स कहां पाए जा रहे हैं, गैमेट्स पर पाए जा रहे हैं, गैमेट्स के न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं। देखिए गैमेट्स में पाए जा रहे हैं, गैमेट्स में कहां, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियस में कहां, क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स में कहां, क्रोमोसोम्स में डीएनए के स्पेसिफिक, डीएनए और आरएनए स्पेसिफिक, यहां पे ऐसे लिख दूं क्या, क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम में कहां, ऑन स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ, ऐसे लिख देता हूं, ऑन स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ, यहां पे ऐसे लिख दो, ऑन स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए या फिर आरएनए। यार ये घिच पिच हो गई क्या, इसको मिटा दूं, सही से लिख देते हैं, है ना। तो ऐसे लिख देता हूं, है ऑन स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। और आरएनए एंड नहीं, और या तो डीएनए पे पाया जाएगा या तो आरएनए पे पाया जाएगा, ठीक है। तो डीएनए या फिर आरएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट पर क्या पाया जाएगा, हमारा जीन पाया जाएगा। तो ये हमारी पूरी पढ़ाई हो गई कि कैसे जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, उसका यही सीक्वेंस है, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस आपसे यहीं से पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि गैमेट्स जो कि हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन को ले जाता है, उस गैमेट में किस जगह कोई भी फैक्टर या फिर जीन पाया जाएगा, तो डीएनए या फिर आरएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट पर। डीएनए या फिर आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो ऐसे भी क्वेश्चन में आ सकता है कि जेनेटिक मटेरियल के स्पेसिफिक सेगमेंट पर, ठीक है। तो अब हम ये जानने में सक्षम हो चुके थे कि कोई भी जीन या फिर कोई भी फैक्टर कहां पर पाया जाता है, जो कि मेन मुद्दा था इस थ्योरी को देने का, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्या अब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आखिर क्यों लाई गई, क्यों लाई गई, इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है साहब, इस बात को समझ गए सर, ठीक है, इतनी बात तो हम जानेंगे। अब एक बात जरा सोचिएगा, जरा सोचिएगा जरा, मैं आपसे एक उदाहरण देता हूं। जैसे आप अपने मतलब आप अपने जहां पे पढ़ाई करते हैं, मतलब आप कहीं बाहर पढ़ने आए हैं, आप अपने वहां से कहां जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, ठीक है, गांव जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, जा रहे हो अपने पर्सनल व्हीकल से, चाहो कार से चाहो बाइक से, कार से मान लेते हैं जा रहे हैं, उसमें 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। कार आपके शहर से स्टार्ट हुई, कहां जा रही है, गांव, ठीक है। अब एक बात सोचिएगा जरा, शहर से चालू के आपकी कार गांव को जा रही है, 4 लोग आप बैठे हैं उसमें, चारों के चारों गांव जा रहे हो। एक बात मुझे बताना, आप इलाहाबाद से मान लो कहां गए, अपने घर गए, जौनपुर, सुल्तानपुर, जहां भी आपको जाना हो। जैसे मान लेते हैं जौनपुर जाना है, इलाहाबाद से चालू किए, जौनपुर जाने को आप निकल गए, 4 लोग निकले थे। एक बात बताइएगा, इलाहाबाद से जौनपुर जैसे जैसे आपकी कार गई होगी वैसे वैसे ही तो आप लोग भी गए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि कार इलाहाबाद से जौनपुर पहुंची, घर जाने के लिए उसमें आप बैठे थे और आप इलाहाबाद से सुल्तानपुर होते हुए जौनपुर गए। मेरी बात को समझिएगा, मतलब जो भी साधन आपका है, जिस पे आप सवारी कर रहे हैं, वो साधन जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे आप पहुंचेंगे। सुनिएगा, इस बात से मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, तात्पर्य क्या निकालना चाह रहा हूं, जरा क्रोमोसोम को एक बार देखिए।
क्रोमोसोम को एक बार देखिए, इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाया जा रहा है? इस क्रोमोसोम के ऊपर पाया जा रहा है आपका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या फिर आरएनए। मैंने क्या बोला कि आपका कोई भी साधन जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे उस पे बैठे लोग भी पहुंचेंगे। देखिए मैंने क्या बोला कि अगली जनरेशन में कौन जाने वाला है? गैमेट्स में प्रेजेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में प्रेजेंट ये चीज। इसका मतलब क्या जाने वाला है? क्रोमोसोम तो जाएगा जा अगली जनरेशन में, क्रोमोसोम तो जाएगा, न्यूक्लियस जा रहा है, न्यूक्लियस आखिर फ्यूज होगा तो क्रोमोसोम्स मिलने वाले हैं, उसी पे प्रेजेंट ये डीएनए या फिर आरएनए मिलके क्या बनाएंगे? जो जीन्स मिलते हैं तो एक नया कॉम्बिनेशन डेवलप होता है, मतलब बच्चे में कुछ नए क्या आएंगे? कैरेक्टर्स आएंगे। तो हम क्या बात कर पा रहे हैं कि क्रोमोसोम्स तो मिल रहे हैं ना अगली जनरेशन में जाकर, ठीक है, जीन्स मिल रहे हैं ना, इसका मतलब क्रोमोसोम तो गया ही गया है। तो एक बात सोचिएगा, जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे साधन जाएगा वैसे वैसे उस पर बैठी सवारी भी जाएगी, वैसे ही आपका जो क्रोमोसोम है इसको ये क्या है? ऐसा समझ लीजिए ये बस या फिर ट्रक है जिस पे बैठ के आप अपने घर को जाने वाले हैं। और इस क्रोमोसोम रूपी बस या फिर ट्रक में कुछ कुछ जगह है। अब बस या फिर ट्रक में ऐसा तो नहीं कि पूरी बस में लोग भरे होंगे, जहां पर उस बस या फिर ट्रक में सीट होंगी वहीं पे तो लोग बैठे होंगे। तो वैसे मान लेते हैं इस बस या फिर ट्रक में इस जगह पे क्या थे? लोग बैठे हुए थे, यहां पर लोग बैठे हुए थे, यहां पर लोग बैठे हुए थे, यहां पर लोग बैठे हुए थे। तो अब ये समझिएगा ये है क्या? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के कुछ सेगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एमआरएनए और प्रोटीन बनाने के लिए, मतलब वही कैरेक्टर्स बनाने वाले हैं। आप सोचिए ये क्या है? ये मान लेते हैं जो स्पेसिफिक मैंने हाईलाइट किया है स्पेसेस, ये एमआरएनए और प्रोटीन बनाने वाले हैं। तो ये क्या है? ये जीन्स है, जीन्स है। ऐसे समझिए ये इस कार में बैठे या फिर इस बस और ट्रक में बैठे लोग हैं। अब जैसे जैसे ये बस ट्रक जाएगी वैसे वैसे ये लोग भी जाएंगे। तो सोचिए जैसे जैसे क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा वैसे वैसे उस पे बैठे जीन्स भी एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में जाएंगे। मेरी बात बहुत मजेदार से सुनिएगा क्योंकि इस पॉइंट को समझने में बड़ी मुश्किल आती है कि यार कैसे क्रोमोसोम और जीन्स एक टाइप का इनहेरिटेंस दिखाते हैं, कैसे वो एक टाइप का इनहेरिटेंस दिखाते हैं। उसका बेसिक कारण यही है कि आखिर जीन्स पाए कहां जा रहे हैं भैया? जीन्स पाए क्रोमोसोम पर जा रहे हैं। अगर जीन्स क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं और क्रोमोसोम उनको अगली जनरेशन में ले जा रहा है, तो जैसे जैसे क्रोमोसोम जाएगा अगली जनरेशन में वैसे वैसे ये जीन्स भी अगली जनरेशन में जाने वाले हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जीन्स और क्रोमोसोम का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो एक जैसा होने वाला है। और इसी बात को सटन एंड बोवेरी ने बताया, कि क्या बताया कि जो क्रोमोसोम है और जो जीन्स है उनका इनहेरिटेंस पैटर्न सिमिलर होता है। तो सटन एंड बोवेरी दे स्टडीड क्या? पैरेललिज्म किसके किसके बीच में? बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम। मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या कि आखिर वो जीन्स और जो क्रोमोसोम था ये क्या है? ये आपका क्रोमोसोम है, और ये क्या है? ये जीन है। तो जीन और क्रोमोसोम के बीच में पैरेललिज्म का क्या मतलब है? एक जैसा चीज दिखाना, एक जैसा लक्षण दिखाना। तो जीन्स और क्रोमोसोम एक जैसा लक्षण क्यों दिखा पा रहे हैं? क्योंकि जो जीन्स है वो किसके थ्रू जा रहा है अगले जनरेशन में? क्रोमोसोम के थ्रू, और उसके ऊपर बैठ के जा रहा है। तो जैसे जैसे क्रोमोसोम जाएगा वैसे वैसे जीन जाएगा, और जैसा इफेक्ट क्रोमोसोम दिखाएगा वैसा इफेक्ट जीन दिखाएगा। ठीक है, यही बात है। इसी वजह से हमको क्रोमोसोम और जीन्स में पैरेललिज्म देखने को मिलता है, जो किसने बताया? सटन एंड बोवेरी ने बताया। दे स्टडीज पैरेललिज्म बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम। इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है। अच्छा, अब एक बात और बताइए, जीन्स में हमको क्या देखने को मिलता है? मैं यहां पर लिख देता हूं जीन और यहां पर लिख देता हूं क्रोमोसोम। अब आप मुझको बताइए जीन्स और क्रोमोसोम में जरा एक बात डिफरेंशिएट करिए। जीन्स में हमको क्या देखने को मिलता है? जीन्स में हम क्या देखते हैं? सेग्रीगेशन। तो क्रोमोसोम में क्या देखने को मिलता है? क्रोमोसोम में हमको सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? सेग्रीगेशन का मतलब वो जैसे फैक्टर्स बनाने के लिए वो सेपरेट हो जाते हैं उनके जीन्स गैमेट्स फॉर्मेशन के समय। ठीक है, पूरी जनरेशन एक साथ रहते हैं और उसके बाद सेपरेट हो जाते हैं। तो जीन्स में सेग्रीगेशन दिखता है और क्रोमोसोम में डिसजंक्शन दिखता है। क्या दिखता है? डिसजंक्शन। अब आप कहोगे साहब ये डिसजंक्शन क्या चीज आपने नहीं बता दी। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए मेरी बात, डिसजंक्शन क्या है उसको मैं थोड़ा सा यहां पर दिखा रहा हूं, फिर मिटा दूंगा। देखो
डिसजंक्शन क्या होता है? देखिए, ठीक है, अब देखो, ये दो क्रोमोसोम्स थे जो एक दूसरे से लगे हुए थे। ये एक क्रोमोसोम था और ये दूसरा क्रोमोसोम था, ठीक है। अब जब इनको अगली जनरेशन में जाना है तो दोनों में से एक जाएगा, क्योंकि अभी ये डिप्लॉयड कंडीशन में हो। जाता कैसा है गैमेट में? हैप्लॉयड। तो मतलब क्या होना पड़ेगा? इन दोनों को अलग होना पड़ेगा। अब सोचिए, ये दोनों कनेक्टेड कहां से हैं? इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो इनको क्या होना पड़ेगा? अलग होना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बड़े ही आसान से स्पिंडल फाइबर्स इनको अपोजिट पोल्स पे खींच कर ले जाते हैं। जैसे मैंने एक लोगों का हाथ पकड़ा हुआ है और मुझे कोई उस बंदे से अलग करना चाहता है, तो मुझे इधर खींचेगा और उसको उधर खींचेगा। वैसे ही दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सटे हुए हैं, इनको ये स्पिंडल फाइबर्स मियोसिस के दौरान सेपरेट करते हैं। चाहे जो भी मियोसिस हो, माइटोसिस हो, उसके दौरान इनको सेपरेट किया जाता है। स्पिंडल फाइबर्स, इनके ये जो पोल्स हैं, ये जो इनका सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं और दोनों क्रोमोसोम्स को ऐसे ऐसे पकड़ खींचते हैं, चल बाहर, चल चल। तो ऐसे ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेपरेट होने लगते हैं। और जब सेपरेट होंगे तो जिस जगह से ये अटैच्ड थे, जिस जगह से अटैच थे, उस जगह पर इनका अटैचमेंट टूट जाता है। इसी को कहते हैं डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। इनका अटैचमेंट टूट गया, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं अब, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएगा, ये यहां पे क्या चीज लिख दी है। तो एक बात सोचिएगा, जैसे गैमेट्स सेग्रीगेट हुए थे अगली जनरेशन में जाने के लिए, वैसे क्रोमोसोम्स डिसजंक्शन हुए, ठीक है। इस बात को समझ पा रहे हो क्या? अच्छा सोचो, एक वाले मानते हैं ये अभी मैंने क्रोमोसोम तो मिटा दिया, लेकिन मैं ऐसे बना रहा हूं, मान लो ये एक क्रोमोसोम था, ये दूसरा था। यहाँ पे कैपिटल टी जीन पाया जा रहा होगा और मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल टी जीन पाया जा रहा था। तो क्या हो रहा होगा? जब डिसजंक्शन हुआ होगा तो ये अलग जा, कैपिटल टी अपना जा रहा होगा, ये वाला कैपिटल टी अपना। अगर यहाँ पे स्मॉल टी पाया जाता तो कैपिटल टी स्मॉल टी अपना अलग अलग जा रहे होते। क्या गैमेट्स ऐसे ही जाते हैं क्या अगली जनरेशन में? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तो हमने पढ़ा है। एक्चुअली इस डिसजंक्शन की वजह से ही तो हमको ये चीज देखने को मिल रही है। समझ में आ रहा है क्या? क्रोमोसोम अगर डिसजंक्शन ना हुए होते, तो ये सेपरेशन ना हुआ होता, तो हमको सेग्रीगेशन देखने को मिल पाता क्या? नहीं मिल पाता। तो इसका मतलब जैसे गैमेट्स सेग्रीगेशन दिखाते हैं, वैसे क्रोमोसोम डिसजंक्शन दिखाते हैं, ठीक है जी। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, क्रोमोसोम्स कहाँ कैसे मिलते हैं? पेयर्ड फॉर्म में जीन्स हमको हमेशा मिलते हैं। जीन्स कैसे मिलते हैं? पेयर्ड फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जीन्स कैसे हैं? पेयर्ड फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चीज मिटा दूं मैं? तो इतनी बात तो आप समझ पा रहे हैं ना कि जो जीन्स हैं वो कैसे पाए जाते हैं? पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो क्या क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में नहीं पाया जाता क्या? अभी तो आपको दिखाया डिसजंक्शन कैसे होता है। दो क्रोमोसोम एक साथ हैं वो अलग हैं, तो जब एक साथ हैं तभी तो अलग किए गए। तो इसका मतलब क्रोमोसोम भी पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जो क्रोमोसोम है उनमें क्या देखने, क्रोमोसोम ऑल्सो अकर इन पेयर्ड फॉर्म। ये भी किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ये भी पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, क्रोमोसोम को भी पेयर्ड फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। अब एक बात बताओ, जीन्स और क्या दिखाते हैं? असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब क्या है? एक जीन को दूसरे जीन से कोई लेना देना नहीं है, वो बड़ी आराम से इंडिपेंडेंटली अगले जनरेशन में जाने को तैयार है। वैसे ही क्रोमोसोम भी आपको ये चीज दिखाता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इसका कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन क्रोमोसोम भी एक क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है। दोनों आराम से अगली जनरेशन में सेपरेट होके जा रहे हैं। पूरी जनरेशन एक साथ रहने के बावजूद भी इनमें कोई मतलब वो मिक्सिंग नहीं हुई, ये बड़े ही आराम से जीन की तरह सेपरेट हो पाते हैं। तो सोचिएगा जरा ध्यान से, असॉर्टमेंट हो रहा है किसमें? जीन्स में असॉर्टमेंट देखने को मिलता है। तो क्रोमोसोम भी इंडिपेंडेंटली सेपरेट तो हो ही रहे हैं। इंडिपेंडेंटली सेपरेशन हमको किसमें भी देखने को मिलता है? क्रोमोसोम्स में भी इंडिपेंडेंट सेपरेशन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट नहीं हो रहे हैं। चलिए, इतनी सारी बातें हमने कर ली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। अब इसको धमाधम लिख लो, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। मैं एनसीईआरटी का एक डायग्राम आपको समझा दूंगा भी, ठीक है। चलो, इसको पहले नोट डाउन करो। एनसीईआरटी का मुझको एक डायग्राम समझाना है आपको, ठीक है, उसको मैं समझाता हूं। उससे पहले इसको नोट डाउन करो फटाफट, जितना तेज कर सको। कर लिया क्या? चलो, अब मैंने एनसीईआरटी उठा लिया, आपको एक चित्र मुझे समझाना है, ठीक है। एक चित्रण मुझको समझाना है जो एनसीईआरटी ने दिया है, क्योंकि यहां पर 90% जनता उलझ के रह जाती है, घूमती रहती है कि साहब ये क्या चीज़ है, ये तो हमको समझ ही नहीं आ रही। तो इसी चीज़ को अब आपको समझाना है। मैं कुछ चीज़ें मिटा सकता हूँ क्या?
कुछ चीज़ें मिटा सकता हूँ क्या? चलो मैं कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ। नीचे वाले लिख लो, ऊपर वाली मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, हाँ इतना काफ़ी मेरे लिए। चलो ये भी मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, ठीक है। आ जाओ, लिख तो सब लिए ही होगे, और वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि मिट जाएगा तो लिख नहीं पाओगे, वीडियो को बैक करके लिख लेना, ठीक है। आओ, अब कुछ चीज़ें मुझे समझानी है आपको, किसके बारे में? क्रोमोसोम के बारे में। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो एक क्रोमोसोम यहाँ बना देते हैं, ठीक है, और एक यहाँ बना देते हैं। चलो थोड़ा रफली समझ लो, सबका सेंट्रोमियर है ये, जहाँ पर 4 एंड्स इसके। चलो अब ये 4 क्रोमोसोम्स मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा ज़रा ध्यान से कि आखिर कैसे आपको क्रोमोसोम और जीन के बीच में पैरेललिज्म देखने को मिल रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। जैसे कैपिटल आर यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, और स्मॉल आर यहाँ पे लिख लेता हूं, ठीक है। ऐसा हमको देखने को मिला है। अगर मैं F2 क्रॉस की बात करूं तो आप क्या करते हो? कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस करवा देते हो स्मॉल वाई से। तो वैसा ही कुछ हम आपको क्रोमोसोम्स में दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये जीन्स हैं जो पाए जा रहे हैं इन क्रोमोसोम्स पर। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये दोनों एक साथ अटैच होते हैं और इनको स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा सेपरेट किया जाता है। ऐसे ये भी सेपरेट किए जाते हैं। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, मेरी बात को। इस क्रोमोसोम का जब भी हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की बात करते हैं, उस दौरान जो क्रोमोसोम्स एक साथ रहते हैं उनको अलग किया जाता है। कब अलग होते हैं? अगर गैमेट्स के क्रोमोसोम्स हैं तो गैमेट फॉर्मेशन में इस्तेमाल होने वाले हैं, तो मैं क्या बता रहा हूं, डिप्लॉइड से इनको हेप्लॉइड करना पड़ेगा, तभी तो गैमेट बनेगा। तो एक ही ले जाना पड़ेगा, तो इनको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। और ये मियोसिस के एनाफेज में होता है। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, मियोसिस की वजह से ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि डिप्लॉइड से अगर आपको हेप्लॉइड करना है तो क्या करना पड़ेगा? डीएनए कंटेंट आधा करना पड़ेगा। तो कब हो पाएगा? जब जो गैमेट्स हैं, मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं, उसमें से अगर एक ही क्रोमोसोम जाएगा तभी डीएनए कंटेंट या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका कंटेंट आधा हो पाएगा। अब देखिए, मियोसिस ही ऐसी प्रक्रिया है जो आपका जेनेटिक मटेरियल का कंटेंट है उसको हाफ कर पाती है, ठीक है। तो अब मियोसिस होगा, और मियोसिस के एनाफेज के दौरान क्या होगा? जैसे क्या होगा, देखिए स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, इनको अलग अलग पोल्स पर ले जाएंगे, ठीक है, और मेटाफेजिक प्लेट बन जाएगी। और जो भी इसके एंड्स हैं, देखिए मेटाफेजिक प्लेट के दौरान एक्चुअली क्या होता है, आप ऐसे समझिए, जैसे मेटाफेजिक प्लेट क्या करती है, ये एक एंड है ना, तो ऐसे और ऐसे, और ये वाले ऐसे और ऐसे, इनको इधर लेके जाती है और इनको इधर। पहले तो इन दोनों को अलग करेगी, कौन? स्पिंडल फाइबर से ये दोनों लोग अलग किए जाएंगे। जब ये दोनों अलग हो जाएंगे तो मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, और एक पोल वाले अलग और एक पोल वाले अलग, इनको भी सेपरेट कर लिया जाएगा, और आपको ऐसा क्रोमोसोम देखने को मिल जाएगा। खैर आप ये समझिए भी ध्यान से, अभी आपको एक चीज समझाता हूं। अब देखो, ये वाला क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम से कोई लिंकेज नहीं है, जब भी इसको अगली जनरेशन में जाना होगा तो टूटना पड़ेगा। वैसे ही ये वाला क्रोमोसोम का भी इस क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं है, अगली जनरेशन में जाना होगा तो इन दोनों को सेपरेट होना पड़ेगा। अब जैसे जैसे ये सेपरेट होंगे वैसे वैसे ये अगली जनरेशन में, मतलब इन दोनों में से किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता रहेगा। अब मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूं, सोचिएगा, ये वाला सेपरेट हो गया इससे, ये वाला सेपरेट हो गया इससे। अब हो सकता है ये वाला कॉम्बिनेशन इसके साथ कंबाइन हो जाए, या फिर इसके साथ कंबाइन हो जाए। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई देखने को मिलेगा, या फिर कैपिटल आर जो आप कहते हो कैपिटल आर स्मॉल वाई, जो गैमेट्स बन रहे होते हैं। आखिर वो कैसे आए, थोड़ा सा लिंक कर पा रहे हो क्या? जैसे मान लो ये दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, और ये क्रोमोसोम ये इसके साथ कंबाइन हो गया, ठीक है। जब ये इसके साथ कंबाइन होगा तो कौन सा गैमेट्स मिलेगा आपको? कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलेगा, ठीक है, आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलने वाला है। वैसे ही अब
अगर सोचिएगा जैसे ये दो के साथ कंबाइन हो सकता है, वैसे ये भी दो के साथ कंबाइन हो सकता है। देखिए इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वैसे इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जब ये कंबाइन होंगे तो ये इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, वैसे ये कंबाइन होगा तो ये इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है। तो जब ये वाला कंबाइन होगा तो आपको स्मॉल आर कैपिटल वाई भी मिल सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई भी मिल सकता है। ठीक है, ये चीज ये कैसे मैं समझा रहा हूं आपको, ये सारी बातें समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसे ही तो हम कैसे क्या करते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस में ऐसे ही तो हमने गैमेट्स बनाया था और अगली जनरेशन में सेल्फिंग करवा के हमने 4x4 का क्रॉस करवा दिया था। अब देखो एनसीईआरटी इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाती है और इसी चीज को हमको समझना है। एनसीईआरटी ने देखो मेरी बात को सुनिएगा, मैं अब आपको एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूं। मैंने यार कोई पेंसिल वगैरह नहीं ले रखी यार, यही गलती की, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब एनसीईआरटी में इस चीज को समझिए, जब आप इन चारों क्रोमोसोम्स को देखेंगे तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा काम। देखो जरा मेरी बात को देख पा रहे हो क्या? थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान देना। देखो देख पा रहे हो क्या यहां पर क्या है? देखो मैं ये एक इनहेरिटेंस पैटर्न है और ये जो दूसरा दिखा रखा है पेज नंबर 82 फिगर 5.9 खोल लो। अब देखो ये वाला क्या है, ये एक टाइप का इनहेरिटेंस पैटर्न है और ये एक टाइप का इनहेरिटेंस पैटर्न है, दो अलग अलग मतलब हम ये यहां पर देखो, यहां पर पहला वाला इनहेरिटेंस पैटर्न को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर एक ऑरेंज कलर का क्रोमोसोम है, उसके नीचे एक ग्रीन कलर का क्रोमोसोम है। यहां पर देखो एक मान लेते हैं ये ऑरेंज कलर का क्रोमोसोम है और ये ग्रीन कलर का क्रोमोसोम है। अब यहां पे मिलाओ, ये ऑरेंज कलर का क्रोमोसोम और ये ग्रीन कलर का क्रोमोसोम, ऊपर बड़ा अक्षर दिखा रखा है, नीचे छोटे से दिखा रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी को दो अलग अलग पेयर दिखाने थे इसलिए उसने दिखा दिया। देखो यहां पर ऑरेंज और ग्रीन, यहां पर येलो और नीचे क्या है ये रेड है। ठीक है, देखो ऑरेंज और ग्रीन, येलो और रेड। ठीक है, आपको ऐसे समझो, ये ऑरेंज कलर है, ये ग्रीन, ये येलो है और ये रेड। तो एक बात सोचिएगा जरा, मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। अगर ये ऑरेंज कलर का क्रोमोसोम जो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखें, ऑरेंज कलर का क्रोमोसोम है, ये कैसा है? ये ग्रीन है। ये कैसा है? येलो है। ये कैसा है? रेड है। अब मैंने आपसे क्या बोला, ऑरेंज येलो से आराम से सेपरेट हो गया, ऑरेंज को येलो से कोई लेना देना नहीं है। ग्रीन रेड से आराम से सेपरेट हो गया, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ भी कंबाइन हो सकता है, ऑरेंज वाला रेड के साथ भी कंबाइन हो सकता है। सेम प्रोसीजर इसके लिए फॉलो होता है, येलो वाला ग्रीन के साथ भी कंबाइन हो सकता है और येलो वाला रेड के साथ भी कंबाइन हो सकता है। क्या आपकी एनसीईआरटी में यही कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है क्या? देखो जरा, ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ कंबाइन हो सकता है, येलो वाला रेड के साथ, जैसे यहां पे ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ, येलो वाला रेड के साथ। वैसे नीचे वाले में देखो, इस बगल वाले क्रॉस में देखो, बगल वाले क्रॉस में अगर ध्यान से देखोगे तो ऑरेंज वाला किसके साथ कंबाइन हो गया? रेड वाले के साथ। ऑरेंज वाला रेड वाले के साथ कंबाइन हो गया, बगल वाले के साथ। मैंने आपको ये तो बताया, ये इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी। तो दोनों प्रोसेस में एनसीईआरटी ने क्या बताने का प्रयास किया है कि क्रोमोसोम का किसी से लेना देना नहीं है। ये वाला ये ऑरेंज वाला येलो से आराम से सेपरेट होगा, ग्रीन वाला रेड से आराम से सेपरेट होगा। सेपरेट होने के बाद ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ आ सकता है या फिर रेड के साथ भी आ सकता है। तो पहले क्रॉस में उसने क्या दिखाया है? ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ है, और दूसरे वाले में उसने क्या दिखाया? ऑरेंज वाला रेड के साथ है। और पहले क्रॉस में उसने येलो वाले को रेड के साथ दिखाया और दूसरे क्रॉस में येलो वाले को ग्रीन के साथ दिखाया, जो कि आप यहां से भी समझ सकते हो। ऑरेंज वाला पहले क्रॉस में एनसीईआरटी ने क्या दिखाया? ऑरेंज वाला किसके साथ है? ग्रीन वाले के साथ, येलो वाला रेड के साथ। हो सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई बने, स्मॉल आर स्मॉल वाई बने, कोई दिक्कत नहीं है। अगली जनरेशन में या फिर ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ऑरेंज वाला रेड के साथ आ जाए। तो ऐसा आपको दूसरे क्रॉस में दिखाया गया है, ऑरेंज वाला किसके साथ आ गया है? रेड वाले के साथ आ गया है। तो ऑरेंज वाला किसके साथ आ गया है? रेड वाले के साथ। और येलो वाला किसके साथ आ गया है? ग्रीन वाले के साथ। येलो वाला किसके साथ आ गया है? ग्रीन वाले के साथ। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या, कैसे इनहेरिटेंस पैटर्न एनसीईआरटी ने समझाया है? अब देखो, अब पहले क्या होगा, इनका सेपरेशन होगा, जैसे मैंने आपको बताया। देखो यहां पे एनसीईआरटी ने दिखा रखा है पहला वाला क्रॉस, देखो। अब देखो ऑरेंज ऑरेंज से सेपरेट हो रहा है। देखो ऑरेंज पहले क्या होगा? पहले इनका सेपरेशन होगा, ऑरेंज और येलो एक दूसरे से अलग जाएंगे। मैंने जैसे अभी आपको समझाया, पहले ये दोनों सेपरेट होंगे, ये बड़ा वाला, पहले ये दो जो डिसजंक्शन होगा इनका, ये दोनों अलग किए जाएंगे। जब ये दोनों बड़े बड़े एंड्स अलग हो जाएंगे तब इनके जो ये टेट्रायड वाले पॉइंट्स हैं ये अलग किए जाएंगे, दो दो के फॉर्म में। देखो वही एनसीईआरटी ने दिखा रखा है। पहले इसने ऑरेंज और येलो को अलग अलग किया, ग्रीन और रेड को अलग अलग किया। ठीक है, जैसे ये वाले इधर चले गए और ये वाले इधर चले गए। अब सोचो जरा, अब इसी फॉर्म में ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ आ गया और येलो वाला रेड के साथ आ गया, ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ और येलो वाला रेड वाले के साथ। अब दूसरे काम में क्या होगा? अब इनके ये वाले टर्मिनल्स भी अलग किए जाएंगे, जो दोनों एक साथ थे। जैसे ऑरेंज का अब दो एंड एक साथ है ना, और येलो का दो एंड एक साथ है। अब देखिए, पहले तो ये दोनों फॉर्म अलग किए गए, अब एक एक उठा लो। जैसे ऑरेंज के पास 1 2 3 4
4 एंड्स हैं, वैसे येलो के पास भी 1 2 3 4 एंड्स है। अब इसके 2 एंड्स एक तरफ और 2 एंड्स एक तरफ, वैसे देखिए यहाँ एनसीईआरटी पे। अब इसको देखो, ऑरेंज वाला 1, ऑरेंज वाला 2। अब इसके यहाँ पे देखो ना, बीच में एक ये यहाँ पर ब्लैक टाइप का बना, ये क्या है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का ऊपर वाला एक एंड और नीचे वाला एक एंड। ये इसका मतलब क्या है? जब ऐसे सेपरेट हुए होंगे क्रोमोजोम्स, तो पहले तो ये अलग हुए होंगे, उसके बाद जब एक क्रोमोजोम सेपरेट होने लगा होगा, जब एक क्रोमोजोम सेपरेट होएगा तो कैसे सेपरेट होएगा? देखो जरा ध्यान से, ऐसे एक इधर भाग रहा होगा, या फिर ऐसे कर लो, एक इधर भाग रहा होगा और एक इधर भाग रहा होगा, 2 एंड्स अलग अलग। एनसीईआरटी ने ही तो दिखाया कि एक कैरेक्टर के जो भी क्रोमोजोम्स थे अब वो अलग होने लगे। देखो समझ पा रहे हो क्या? एक कैरेक्टर्स के जो क्रोमोजोम्स थे अब वो भी, जैसे ये देखो रेड वाला था, अब तो रेड के जो 2 एंड्स थे वो भी सेपरेट हो गए। यहाँ पे देख पा रहे हो क्या? रेड के 2 एंड्स भी सेपरेट होते हुए आपको दिख रहे हैं। ऐसे आपको क्रॉसेस समझना है मेरी जान। और यहाँ पे देखो जर्म सेल्स, जर्म सेल का मतलब क्या है? इसने क्या बना लिया? गैमिट्स बना लिए, ठीक है, गैमिट्स बना लिए। तो गैमिट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जैसा मैंने अभी आपको समझाया वैसे ही एनसीईआरटी ने आपको दिखा रखा है। तो आपको ये डायग्राम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इससे अच्छा तो मैं अब और कुछ नहीं बता सकता था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। आपको इतना लंबा वीडियो बना दिया इस पे यार, मैं सोचा था 10 से 15 मिनट में, मेरे हिसाब साला 1 घंटे का वीडियो हो गया होगा। खैर हर एक चीज समझ में आना बेहतरीन तरीके से ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, बजाय इसके कि मैं ये डायग्राम दिखाऊं वो डायग्राम दिखाऊं। हर एक चीज समझ में आ गई क्या? एनसीईआरटी के डायग्राम्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलो इसको मिटा दूंगा बाबा, चलो मिटा देते हैं। अच्छा यार कुछ लोगों ने उतारा नहीं होगा, उतार लो, जिसको जो भी इसमें से उतारना उतार लो। मैं स्क्रीन को पॉज कर देता हूँ, मैं मिटाने जा रहा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं मिटाता हूँ, स्क्रीन को पॉज कर लो। चलिए तो सारी चीज़ें आपने लिख ली, अब अगली टॉपिक पर आते हैं। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये एक होमोलोगस पेयर है, ये एक होमोलोगस पेयर है। ऐसा सपोज कर लो एक्स वाई पी और क्यू, ये एक जीन्स थे जो एक लोकस पर पाए जा रहे थे, ठीक है। अब यूं समझो, जब ये क्रोमोसोम्स अगली जनरेशन में जाएंगे तो ये क्रोमोसोम अपना जाएगा, ये क्रोमोसोम अपना जाएगा, वैसे ही ये वाला क्रोमोसोम अपना जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम अपना जाएगा। और इस कॉम्बिनेशन में जो ये वाला है वो इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है, इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है, वैसे ये वाला है वो भी या तो इसके साथ कंबाइन होगा या तो इसके साथ कंबाइन होगा। इसी वजह से हमको XP या फिर XQ या फिर YP या फिर YQ कोई भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है। और ऐसे ही जीन्स में हमको क्या देखने को मिलता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, ये सारी चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जैसे मानते हैं X तो मान लो X और Y ये आराम से सेपरेट हो जाएंगे, P और Q आराम से सेपरेट हो जाएगा, फिर X और X का कोई भी कॉम्बिनेशन P या फिर Q के साथ आ सकता है, वैसे Y का कोई भी कॉम्बिनेशन P या फिर Q के साथ आ सकता है। अब एक चीज सोचो, X और Y तो आराम से सेपरेट हो गए, एक क्रोमोसोम को अगर आप ध्यान से देखो तो X और Y तो आराम से सेपरेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम से अलग अलग जा रहे हैं तो X और Y को तो सेपरेट होना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज सोचो, हमने क्या बोला था? क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए का केवल एक ही सेगमेंट जीन नहीं होता, डीएनए का हर वो सेगमेंट जो ये एमआरएनए और प्रोटीन बना रहा होता है वो जीन। इसका मतलब अगर यहां पे जीन है तो हो सकता है यहां भी जीन हो सकता है यहां पर भी जीन हो सकता है यहां पर भी जीन हो। मैं मान लेता हूं ये जीन था ए, ये जीन था बी और ये जीन था सी। ऐसा सोचो कि यक्स और वाई का अपना कुछ इफेक्ट था जो कैसा देखने को मिला, जिसमें हम लोग सेग्रीगेशन, असॉर्टमेंट या फिर मेंडल के क्रॉस के टाइप के जो भी चीजें थी वो हम बात कर पाते हैं। लेकिन इन जीन्स को जरा देखिए, जो एक क्रोमोसोम के डीएनए पर ही पाई जा रही है। मतलब सोचिए ये और ये नॉन एलिलिक जीन थे, जैसे एक्स और पी नॉन एलिलिक था, एक्स और क्यू भी नॉन एलिलिक था, एक्स और वाई एलिलिक जीन था। लेकिन एक्स और ए भी तो नॉन एलिलिक है, एक्स और बी भी तो नॉन एलिलिक है, एक्स और सी भी तो नॉन एलिलिक है। तो ऐसे नॉन एलिलिक जीन्स जो अलग क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं, जैसे एक्स और पी, ये वो नॉन एलिलिक जीन्स हैं जो अलग क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं। तो ऐसे नॉन एलिलिक जीन्स जो अलग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं वो तो असॉर्टमेंट दिखाते हैं, या फिर जैसा इनहेरिटेंस पैटर्न था वैसे दिखाएंगे, और हमने समझ भी लिया कैसे दिखाएंगे। ये अपना जा रहा है, ये अपना जा रहा है, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उसके लिए क्या कहिएगा, जो एक क्रोमोसोम पर एक ही सेम क्रोमोसोम पर जो अलग अलग जीन्स पाए जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? आप कितना भी इस क्रोमोसोम को इधर ले जाओ, इस क्रोमोसोम को इधर ले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये सारे जीन अलग अलग जाने लग जाएं। भैया एक गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं, अगर वो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी तो वो लोग भी साथ में ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। देखो ये एक गाड़ी थी, ये दूसरी गाड़ी थी,
दो अलग अलग गाड़ियां चली और अलग अलग दिशा में निकल गई, तो उनमें बैठे लोग भी अलग अलग दिशा में निकल गए। इसी वजह से एक्स और वाई अलग अलग जगह चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही पी और क्यू भी अलग अलग चले जाते हैं, लेकिन एक ही गाड़ी पर एक ही क्रोमोसोम पर बैठे अलग जीन्स, तो एक ही गाड़ी पर बैठे अलग लोग। अब वो बैठे तो एक ही गाड़िया में है ना, तो जहां पे गाड़ी जाएगी वहां पर वो जाएंगे। तो मतलब ये एक्स के साथ ही जहां जहां एक्स जाएगा वहां वहां इनको भी जाना पड़ेगा। और ये एक अलग टाइप का इनहेरिटेंस पैटर्न दिखाते हैं। देखिए, तो इसका मतलब क्या है, हमने इसके साथ इसका असॉर्टमेंट की बात कर ली, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन आने का बात कर लिया। इसका मतलब क्या है, आप कितना भी इस क्रोमोसोम को अलग अलग कर लो, देखो क्रोमोसोम्स तो अलग अलग जाएंगे, उनका तो जाना तय है, लेकिन एक क्रोमोसोम पर जो अलग अलग जीन्स है वो चाह कर भी अलग अलग नहीं जा पाते हैं। ठीक है, और इसी से एक नए फिनोमिना का डेवलपमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज। कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं साहब, लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंकेज। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, एक्स और ए नॉन एलीलिक जीन्स, एक्स और बी नॉन एलीलिक जीन, एक्स और सी नॉन एलीलिक जीन्स। ऐसे नॉन एलीलिक जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं वो क्या दिखाएंगे, लिंकेज दिखाते हैं। और ये क्या फिनोमिना है इसको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। लेकिन इस लिंकेज को खोजने वाला कौन था और उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट करके ये सारी चीजें खोजी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पा लेते हैं। लेकिन ये लिंकेज होता क्या है, ये बात समझे क्या, एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले नॉन एलीलिक जीन। देखिए, मैं एक ही क्रोमोसोम बार बार कर रहा हूं क्योंकि नॉन एलीलिक जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर भी होते हैं। जैसे एक्स और पी नॉन एलीलिक थे, लेकिन एक्स और ए भी नॉन एलीलिक है, लेकिन एक ही क्रोमोसोम पर है। तो एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले नॉन एलीलिक जीन एक फिनोमिना देते हैं जिसको लिंकेज कहते हैं। और इस फिनोमिना में क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले नॉन एलीलिक जीन एक साथ जाते हैं, और ये एक साथ जाएंगे, जाहिर सी बात है, एक ही गाड़ी में जितने लोग बैठे हो एक ही साथ तो जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आगे वाले ड्राइवर के बगल वाले जो बैठा है वो पहले पहुंच जाएगा घर, और जो पीछे वाले सीट पे बैठा है वो 1 घंटा बाद पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक क्रोमोसोम पर जो अलग अलग जीन्स पाए जा रहे हैं वो क्या शो करेंगे, लिंकेज। जबकि अलग अलग क्रोमोसोम पर जो जीन्स पाए जा रहे हैं वो क्या शो करेंगे, वो असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन वगैरह दिखाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे भी। ठीक है, तो इस चीज को समझ गए। अब लिंकेज क्या होता है थोड़ा सा वो तो हम समझ गए, थोड़ी सी जानकारी लिए, डिटेल डिस्कशन अगले लेक्चर में। लेकिन ये लिंकेज को खोजने वाले जो व्यक्ति थे वो थे टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके क्या डिस्कवर किया, लिंकेज को खोजा था। ठीक है, और ये जो आपकी थियरी है ना, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी इन्हीं ने किया था। ठीक है, आखिर कैसे वेरीफाई किया होगा, उन्होंने बताया कि देखो भैया ये और ये जीन नॉन एलीलिक हैं और अलग अलग जा रहे हैं। इसी वजह से आप कहते हो कि क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो हमको सेग्रीगेशन देखने को मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूफ कर दिया, एक्सपेरिमेंटली आपको ये प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, ये और ये क्रोमोसोम का अलग जाना सेग्रीगेशन, ये और इसका अलग जाना सेग्रीगेशन, इसका इसके साथ जाना असॉर्टमेंट। तो यही इन्होंने समझाया कि जो आप बात कर रहे हो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, क्रोमोसोम और जीन का पैरेललिज्म दिखाने का, कि क्रोमोसोम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली जाते हैं और जीन असॉर्टमेंट दिखाता है। तो ये पैरेललिज्म जो आप दिखाने का प्रयास कर रहे हो, इसको एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाई किया, टी.एच. मॉर्गन ने वेरीफाई किया। तो जो थियरी थी, जो थियरी हमारी थी, दिस थियरी का मतलब क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं, टी.एच. मॉर्गन को। देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, मेंडल साहब थे। ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स अलग थे, डब्ल्यू बेटसन साहब थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन। ठीक है जी, चलो अब देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, ड्रोसोफिला पे किया। ये ड्रोसोफिला क्या होता है, एक फ्रूट फ्लाई होती है। आप देखे होंगे तितली टाइप उड़ते रहते हैं आपके, जहां पर मतलब खाना वाना पड़ा रहता है, ऐसे देखिए उसको कहते हैं फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला। और इसी पर इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, जो लिंकेज वाला एक्सपेरिमेंट था, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके लिंकेज को डिस्कवर किया और इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, ड्रोसोफिला पर। ठीक है, चलो तो टी.एच. मॉर्गन वर्कड ऑन ड्रोसोफिला। अब एक बात आती है कि ड्रोसोफिला ही क्यों और कोई ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं, उसका जवाब यहां पे लिखा है। पहली बात तो ड्रोसोफिला को कल्चर करना आसान है, इट इज इजी टू कल्चर। कल्चर करना क्यों आसान है भैया, बनाना का जो पल्प होता है उस पे ये आराम से कल्चर हो जाता है। इसके लिए कोई हमको नया माहौल बनाने की जरूरत नहीं है कि नया माहौल बनाओगे वहां कल्चर करेंगे, तो ये बड़ी आसानी से कल्चर हो जाता है, इसलिए ड्रोसोफिला पर काम किया। और क्या कारण थे, इसका बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। ड्रोसोफिला का जो जीवन काल है वो बहुत ही कम होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, 2 हफ्ते का। मतलब आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। जीवन से मृत्यु तक इसका क्या है, 2 ही हफ्ते का होने वाला है। तो इसके पास मतलब सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अगर किसी का लाइफ स्पैन कम है
तो उस पर एक्सपेरिमेंट करना आसान है, क्योंकि आप अपने जीते जी उस पर एक्सपेरिमेंट्स को विजुअलाइज कर सकते हो। अब सोचो जिसका जीवन काल ही 100 साल का होगा, तो उस पर आप अकेले क्या एक्सपेरिमेंट कर पाओगे? आप खुद 100 साल तक नहीं जियोगे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत समय लग जाता है। आप करते हो, आपके रिजल्ट्स को कोई दूसरा साइंटिस्ट करता है, उसके रिजल्ट से कोई दूसरा साइंटिस्ट करता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म लिया गया है उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, छोटा है, तो बड़ा आसान होता है उस पर एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि हम अपने जीवन काल के दौरान इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और ड्रोसोफिला का तो 2 ही हफ्ते का है, खाते पीते इस पे रिजल्ट्स आते रहते हैं। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन था किसका? ड्रोसोफिला का, इसलिए इस पे एक्सपेरिमेंट करना और मजेदार हो गया। और एक बात तो यह है कि छोटी जीवन काल है, और छोटे जीवन काल में भी 2 हफ्ते के अंदर बहुत सारी ऑफस्प्रिंग्स बना देता है। तो इस वजह से एक काम और था, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो एक कारण यह भी रहा। उसके बाद इसके पास बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। जैसे देखिए, हम पी प्लांट की जब बात कर रहे थे, हमने कहा मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चुना, तो उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। टॉल हाइट, डॉर्फ हाइट, ठीक है, येलो फ्लावर, ठीक है, और ग्रीन फ्लावर्स, ठीक है, येलो सीड, रेड सीड, व्हाइट फ्लावर, वायलेट फ्लावर। तो बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमको उसमें देखने को मिले थे। कॉन्स्ट्रिक्टेड, इन्फ्लालेटेड, पॉड शेप, तो ऐसे बहुत सारे। ये क्या है कॉन्स्ट्रिक्टेड कैरेक्टर्स? मतलब अपोजिट कैरेक्टर्स वाले, जो भी अपोजिट कैरेक्टर्स के जो गुण हैं वो हमको इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ड्रोसोफिला में भी। तो क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। और एक बात और है, हम मेल और फीमेल, ड्रोसोफिला का जो मेल और फीमेल है उसको देख करके अलग पहचान सकते हैं, क्योंकि ड्रोसोफिला का जो मेल होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, स्मॉलर होता है, और फीमेल लार्जर होती है, बड़ी होती है। इस वजह से हमको क्लियर डिफरेंशिएशन होता है कि कितनी ऑफस्प्रिंग्स मेल बनी, कितनी फीमेल बनी। ठीक है, चलो उसके बाद जो ड्रोसोफिला का क्रोमोसोम नंबर होता है वो बहुत कम होता है, 2n = 8। मतलब डिप्लॉयड सेल मिला करके इसके 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे हमारे में 46 होते हैं, वैसे इसके में क्या होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये सारा कारण रहा जिसकी वजह से ड्रोसोफिला पर टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया और लिंकेज जैसी थियरी को जन्म दिया, और क्रोमोसोमल थियरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, और इसीलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोल दिया जाता है। बाकी लिंकेज की जो भी कंडीशंस है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन लिंकेज क्यों आया, शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जब मॉर्गन साहब ने ये सेग्रीगेशन को समझने का प्रयास किया होगा तो उनको साथ में इन जीन्स का भी ख्याल आया होगा कि ये जीन्स क्या करेंगे, ये तो साथ में ही जाएंगे ना। और यहीं से जन्म हुआ एक नया कंसेप्ट का, जिसको क्या बोल दिया गया? लिंकेज। तो यहां पर अपना ये वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे लिंकेज वाला फिनोमिना। एनसीईआरटी के डायग्राम को समझ के रखिएगा, थियरी को आराम से पढ़िएगा, हर एक चीज समझ में आ गई होगी अगर आप यहां तक बने हैं मेरे साथ। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और मजे करते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें। टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। Like a bird on a tree, I'm